पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में एक ही आवाज आ रही है, एक ही बात हो रही है, वो है कि हम पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे। अब देश कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे। तो इस मिट्टी में मिलाने के क्रम में बहुत सारे लोग हैं, यहां पर बहुत सारे बच्चे हैं, हमारे पास बहुत सारे गेस्ट हैं, लेकिन कुछ बातें बहुत दिलचस्प हैं। क्या हम मिट्टी में मिला पाएंगे? क्या हम में क्षमता तो है, लेकिन इच्छा शक्ति है या नहीं? ये इच्छा शक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा अब आ गई है, क्योंकि पहलगाम में जो कुछ हुआ है उसमें हिंदुस्तान का खून खोल रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे। आप सबका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, मैं सबसे पहले उन मेहमानों का परिचय कराता हूं। श्री NND दुबे यानी नरेंद्र नाथ धर दुबे जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कीर्ति चक्र से विजेता हैं, DIG रिटायर्ड है, BSF और NIA जैसी देश की टॉप एजेंसी में इन्होंने काम किया है। इसके अलावा हमारे पास श्री कर्नल तेज के टिक्कू है, PhD किया उन्होंने, इनके लिए भी ताली हो जाए। और इसके अलावा प्रोफेसर डॉक्टर रवि कांत स्वामी डायरेक्टर DME हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जब हम कह रहे हैं मिट्टी में मिला देंगे तो हमारे अंदर का जो खून है वो खौल रहा है। हम चाहते हैं कि भारत ने जितने भी आतंकी हमले झेले हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, ऐसे में सवाल हर हिंदुस्तानी पूछ रहा है, सरकार से भी पूछ रहा है और खुद से भी सवाल कर रहा है कि क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान से हम वो बदला ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। और ये ढेर सारे बच्चे जो कल के भविष्य हैं और हमारे पास एक्सपर्ट के जो पैनल हैं, वो सब चाहते हैं और देश की जनता जानना चाहती है। आज क्लियर होगा कि हिंदुस्तान की सरकार क्या सोच रही है। पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा तो कैसे लिया जाएगा, उसकी क्या स्ट्रेटजी होगी, उसकी क्या रणनीति होगी। क्योंकि देखिए, भले ही पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क है, आटे आटे के लिए तरस गया है, लेकिन हर देश की एक रणनीति होती है। और वहां पर तो और भी, खास करके जब मैं बात करूं कि वहां पर लोकतंत्र तो है ही नहीं, वहां तो मिलिट्री शासन है, तो वहां तो बात बात पर गीदड़ भभकी यहां मिलती रहती है। ऐसे में भारत की स्ट्रेटजी क्या होगी, NN दुबे से बेहतर कोई नहीं जानेगा। लेकिन कश्मीर जहां पर निहत्थे कश्मीरियों को चुन चुन के मार दिया गया, जहां मंदिरों में घंटियां बजती थी, अब वहां अजान गूंजने लगे। उस कश्मीर के बारे में टिक्कू साहब बताएंगे और देश आज समझेगा, जानेगा कि आखिर असल परिस्थिति क्या है और हम कैसे इसका निदान करेंगे। स्वामी साहब, आपसे जानना चाह रहे हैं कि जब ये स्ट्रेटजी की बात करते हैं, जब ये कह रहे हैं कि एक निर्णय लेने में एक ध्यान देना पड़ेगा, सब कुछ का ध्यान देना पड़ेगा, बतौर एक नागरिक, सामान्य नागरिक, आप एक सामान्य नागरिक हैं, आपको नहीं चाहिए स्ट्रेटजी, आपको नहीं चाहिए रणनीति, आपको तो एक्शन चाहिए। क्या आप सहमत हैं? बिल्कुल, एक्शन का समय आ गया है और अब हमको सेनाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा। ये इस तरह के सर्जिकल अटैक्स वगैरह बहुत छोटे सूक्ष्म नजर आते हैं इतने बड़े कांड के सामने। और जिस देश की नींव, पाकिस्तान की नींव में क्या है, 8 लाख हिंदुओं का खून है। 1947 में लार्जेस्ट माइग्रेशन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, सबसे ज्यादा हिंदू वहां से विस्थापित होकर इधर आए। लाहौर में क्या था, 20% मुस्लिम, 20% जो प्रॉपर्टीज हैं वो मुस्लिम्स की थी, 80% हिंदूज की थी। लेकिन वो सारी प्रॉपर्टीज छोड़ के उनको इधर आना पड़ा, इतना खून खराबा हुआ। 8 लाख हिंदुओं का खून है पाकिस्तान के जन्म में। अब आप बताइए सर, टिक्कू साहब, आपने कश्मीर को इतने नजदीक से देखा है, कश्मीर में आपने ऐसे धमाके हमेशा सुनते रहे, आप लोग इसके अभ्यस्त से हो गए हैं, लेकिन हिंदुस्तान अब लगा था, हिंदुस्तान को लगने लगा था कि अब पटरी पर बातें आ रही हैं। और सरकार ने जिस तरीके का प्रयास किया है, यह भी बहुत काबिल तारीफ है, क्योंकि जिस कश्मीर में लोग जाने में डरते थे, अब वहां पर्यटक भी भारी मात्रा में जाने लगे थे। लेकिन अचानक ही ये सब होता है, इसके पीछे क्या सोच पाकिस्तान की, आतंकियों की, उनके आकाओं की रही होगी कि टेररिस्ट आए और हमारे टूरिस्टों को मार गए। इसके पीछे की रणनीति में आप क्या देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है पूरा भारत की सरकार डिल्यूजन में रह रहे हैं, वो ख्वाब की दुनिया में रह रहे हैं, सच्चाई से उसका कोई लेना देना नहीं है। स्वामी साहब ने बोला 8 लाख हिंदू वहाँ से भागे, दुनिया की सबसे बड़ी एक्सोडस थी वो जो पाकिस्तान से यहाँ आए लोग। लेकिन आप ये बताइए मेरे को, एक इंडिपेंडेंट सावरिन डेमोक्रेटिक सेकुलर रिपब्लिक में जब कश्मीरी पंडितों को एक एक को निकाला गया कश्मीर से, तो इंडिया ने क्या किया? इस देश में जहाँ पर 1988-89 में
86% हिंदुओं की पॉपुलेशन थी और हिंदुओं को निकाला गया अपने ही देश से। क्या किया इंडिया ने? कुछ नहीं किया। हम डिल्यूजन में रह रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जब तक पाकिस्तान के टुकड़े नहीं हो जाएंगे तब तक कश्मीर का मुद्दा और हमारे देश में खून बहना बंद नहीं होगा। पहले पाकिस्तान पर जब भी कार्रवाई की बात आई, भारत सरकार ने कहा अंतर्राष्ट्रीय दबाव, लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय दबाव। पिछले कुछ वर्षों में ऐसा दिखा नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक इसका सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन आज तस्वीर बदल गई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर में विजिट कर रहे हैं। उन्होंने दुनिया भर में भारत को लेकर के जो कश्मीर पर भारत का रुख है उसको भी स्पष्ट किया। तो पहले जो एक हाय तौबा मच जाती थी आतंकियों पर कार्रवाई के समय, अब क्या वैसे हालात हैं? दुबे साहब, अंतर्राष्ट्रीय दबाव जैसी कोई चीज होती है क्या? और अगर होती है तो क्या भारत सरकार इससे निपटने में सक्षम है या नहीं? या आपको लगता है कि इस बार समर्थन इतना तगड़ा है कि हो जाने दीजिए आर पार? पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का सिग्नेचरी है। दिस इज ऑब्लिगेटरी ऑन पाकिस्तान टू अबाइड बाय एवरी कन्वेंशन व्हाट एवर हैज बीन अप्रूव्ड एंड एग्रीड बाय द कंट्रीज एंड बिटवीन टू कंट्रीज। पाकिस्तान सार्क का मेंबर है। पाकिस्तान बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ट्रीटी का मेंबर है, क्योंकि आज के तारीख में इंटरनेशनल कम्युनिटी में आप आइसोलेट होकर नहीं रह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं इससे दूर हूं, क्योंकि सबकी जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, इकोनॉमिक रिलेशन जुड़े हुए हैं, देयर आर मेनी थिंग्स। अब जब आप इसके लिए ऑब्लिगेटरी है तो यह बात समझने की है कि आपको इंटरनेशनल फोरम पे यह प्रूव करना पड़ेगा कि जेन्युइनली टेररिस्ट कंट्री है ये, और इसके ये सबूत हैं। अगर 26/11 में जिंदा कसाब नहीं मिलता तो लश्कर तोयबा के खिलाफ आप चार्जशीट कर पाते? हफीज सईद एक्यूज्ड होता आपका, मेजर समीर, मेजर इकबाल एक्यूज्ड होते, तहव्वुर राना, हेडली एक्यूज्ड होते। यू नीड हार्ड एविडेंस। उसका जिंदा मिलना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। पाकिस्तान की टोटल कलई खुली। पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने नंगा करना पड़ा कि दे आर द परपेट्रेटर्स। सवाल मेरा है आपसे जी, आप एनआईए पर भी एक बहुत अच्छे पद पर रह चुके हैं। इस एजेंसी, इन देश की सबसे बड़ी एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। आप बताइए कि एनआईए इस मामले की पूरी तरीके से जांच कर रही है। जांच कैसे होगी जब कोई सबूत रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या आतंकियों ने छोड़ा कोई सबूत? ये तो बहुत जटिल हो जाएगा। हम जांच करते रह जाएंगे, हम कागजों में निपट जाएंगे और आतंकी तो फरार हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप पेंडिंग जांच एक्शन को रोकिए, वो नहीं कह रहा हूं मैं जी। मेरा क्वेश्चन यह है कि इन्वेस्टिगेशन किसी भी क्राइम केस का वो एक अलग वर्टिकल है, उसका एक अपना इफेक्ट है, वो चलते रहना तो चाहिए। आपको लगता है एनआईए इसकी जांच कर लेगी अच्छे से? बिल्कुल करेगी, और एनआईए ने जांच किया है। 26 के 11 के बाद, मुंबई पुलिस के बाद एफआईआर था। आप फरवरी 2019 का जांच एनआईए ने किया, सारे एक्यूज्ड सामने आए। 2017 के जितने पत्थरबाज थे सब लोग आज के तिहाड़ जेल के अंदर जितने उसके कंड्यूट है बैठे हुए हैं। 2017 की 3 रेगुलर जो रेड्स हुई पोस्ट बुरहान वानी, जो आप देख लीजिए। 18 के बाद पत्थर पड़ा। अब बताइए एक इंसिडेंट 7 साल में पत्थर पड़ा हो कश्मीर में। कहने का मतलब लॉ का अपना इफेक्ट है, इन्वेस्टिगेशन की अपनी पावर है। यूएपीए एक्ट के तहत जब आप जेल में जाते हैं और जोधपुर और जैसलमेर जेल में और आपका ट्रायल चलता है, उसका डर होता है। इट हैज गॉट ए वेरी डिटरेंट इफेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन टिक्कू साहब, आपको लगता है कि कश्मीरी जो लगातार दर्द में रहे, परेशानी में रहे, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी? धीरे धीरे वर्षों में कश्मीर को लेकर के एक सोच पैदा हुई। कश्मीरी ब्राह्मणों के खास करके जो लोग खदेड़ दिए गए, उनके दर्द को इस देश ने अब महसूस करना शुरू कर दिया है। अब आपको लगता है कि ये जो समय है, ये जो एक्शन का समय है, ये एक ऐसा समय है जहां उस दर्द को भरपाई तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी कीमत पाकिस्तान को अदा करनी पड़ सकती है। अगर आप सरकार से कहना चाहेंगे कुछ, तो क्या कहेंगे? क्या एक्शन होना चाहिए? देखिए, हम ये जो बात कर रहे हैं ना, इसका प्रूफ मिलेगा। प्रूफ से क्या होगा आपके पास? उन्होंने तो ये भी, वो तो शुक्र करो कि साहब को पकड़ा गया, जैसे साहब ने बोला दुबे जी ने, उसको वो पकड़ा। नहीं तो यहाँ पर तो हमारे हिंदुस्तान में ये लोग बैठे हुए थे कि कलावा पहनकर वो बोलते ये तो हिंदू आतंकवाद है। हमारे देश के अंदर जितने देशद्रोही है उनकी भी लगाम कसनी पड़ेगी। अगर आपने कसाब को नहीं पकड़ा होता, मैं आपको यकीनन कहता हूं कि आप कभी प्रूव ही नहीं कर सकते थे कि पाकिस्तान से आए थे। पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान कहता है, अभी भी उन्होंने कहा
कि आप हमारे साथ एविडेंस शेयर कीजिए, हम तहकीकात करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उनको हमने बुलाया नहीं पठानकोट हमले के बाद, वो आए तो थे यहाँ पर, फिर क्या बिरयानी हुआ? खा करके चले फिर गए। क्या? हाँ, वो बिरयानी खा के चले गए ना। तो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, उनके पास खाने को कुछ नहीं होगा, लेकिन काफिर को मारने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और आपने बोला अपनी स्टेटमेंट में, आसिफ मुनीर ने बोला हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोई कॉमन चीज नहीं है। उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने बोला हिंदू और मुसलमान के बीच में नहीं है। बहुत अंतर है इस बात में। हिंदुओं की प्रति हेट्रेड, कश्मीर शाहरग, आप देख लीजिए 2 दिन के बाद ये इंसिडेंट होता है। कश्मीर शाहरग, हिंदू हेट्रेड और 2 नेशन थ्योरी को आगे बढ़ाने वाला। और मैं आपको एक तो वो नहीं, इस बात पर नहीं रुके। 2 दिन के बाद काकुल में, जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी है, जहां एक फॉर्मल फंक्शन होता है, वहां पर भी उन्होंने यही बकवास लगाई। क्योंकि आसिफ मुनीर एक मुल्ला का बेटा है और मुल्ला वो मदरसे में तालीम हासिल की है, और आप वो अपने रंग दिखा रहे हैं। देखिए, दुश्मन को लेकर के मैं बात ऐसी करूंगा, आऊंगा सर आपके। एक पॉइंट, ऐसी ताकतों से आप नॉर्मल रूटीन लॉफुल मीन से डील नहीं कर सकते। आपने अपनी देश की सेवा करनी है। आप चिंता मत करो कौन दुश्मन, कौन मुल्क आपके साथ है और आपके साथ नहीं है। अगर आपके पास क्षमता है, खत्म करो इसको वंस एंड फॉर ऑल। बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल यही है कि हम कब तक दूसरों की तरफ देखेंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखिए, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो उसका प्रेशर रहता है, क्योंकि सबके आर्थिक हित है एक दूसरे से, सबके व्यापार हैं। और ऐसे में बड़ी बात तो यही है ना कि युद्ध तो हथियारों से लड़ते हैं, लेकिन आर्थिक युद्ध भी बहुत बड़ा हो गया है। आर्थिक अपने हित बहुत बड़े हो गए हैं। लेकिन इन सब के बीच देश का एक आम नागरिक क्यों पिसे? देश का एक आम नागरिक जिससे पूछा जाए कि आप हिंदू हो और उसके बाद आपको गोलियों से भून दिया जाए, ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। दुबे साहब, सवाल तो आप ही से है कि एक चूक हुई है और इसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं। ये है तो जरूर कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई कैसे? एक्चुअली इसमें सुरक्षा में चूक हुई है, इस फैक्ट से शायद मना नहीं कर सकता कोई, ये सही है। तो मेरा यही कहना है कि जो पिछले कई साल से टूरिज्म और वहाँ अमन और सिचुएशन की नॉर्मलसी को लेकर के और इम्प्रूव भी हुआ है, क्योंकि एक ऐसा टाइम था कि आप सोच भी नहीं सकते थे जाना। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कश्मीर में नॉर्मलसी, लोगों का आना जाना, वहाँ का बिजनेस, व्यापार, एजुकेशन, जितने दुनिया के लोगों का पहुँचना था कश्मीर में, वो पहले से बहुत अच्छा हुआ है और उससे काफ़ी डेवलपमेंट भी हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। इकोनॉमी बड़ी इम्प्रूव हुई है और कश्मीर वैसे नहीं दिखता है जैसा पहले था। अब इसमें कहीं न कहीं मुझे लगता है कि कॉम्प्लिसेंसी भी रही है, जहां एक तरफ ये सत्यता है कि जितने टूरिस्ट स्पॉट हैं, जितने विजिटर स्पॉट हैं, आप उसकी देखिए, एक एक जगह की सिक्योरिटी तो कोई बड़ा मुश्किल है प्रोवाइड कर पाना। आपके दिल्ली का हार्ट ऑफ दिल्ली में राजपूताना राइफल लाल किले पे हमला हुआ, पार्लियामेंट पे हमला हुआ, करोल बाग में हमला हुआ, जीके में हमला हुआ, आपके रीगल चौक पे हमला हुआ, आपके बटला हाउस का केस आपके सामने है, और ऐसे दुनिया के, भारत के सारे शहरों का मैं आपको इतिहास रख सकता हूं। तो हमारा ये लगता है कि वो जो एक मिडोज है, उस जहां पर घटना हुई है, उस मिडोज पे जिस तरह से टूरिस्ट का इन्फ्लक्स था और बड़ा रेगुलर था, और जो हाई पीर पंजाल के रीचेज में टेररिस्ट बैठे थे, वो इस बात को बहुत दिन से वॉच कर रहे थे, क्योंकि उस पर पोनी और पोर्टर के थ्रू ही जा सकते हैं। 5 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है उस पर कोई गाड़ी जा नहीं सकती। इवैक्यूएशन कितना मुश्किल था, कांड होने के बाद लोग गाड़ी लेके जा भी नहीं पाए, कैसे कैसे इंजर्ड लोग आए। तो ये बड़ी एक बुरी दास्तान है। तो वो कहीं न कहीं से वॉच कर रहे थे और उन्होंने एक मन बनाया। लेकिन एक चीज बताऊं आपको, इस टाइप का किलिंग कई बार आप एक्सपेक्ट नहीं करते जी, क्योंकि निहत्थे टूरिस्ट पे दुनिया में इस तरह से मारे जाने का बड़ा कम इतिहास है। कश्मीर के टेररिज्म में 26 टूरिस्ट मार दीजिए आप एक सिंगल घटना में, अप्रैल 2025 और ये में। भी पूछा जाए कि आप किस हाँ, धर्म से मतलब हो? वो एक बड़ा डिस्टर्बिंग है। और वो जो पूछा जाए, ये बड़ा मीनिंग, इसका लॉन्ग लास्टिंग मीनिंग है। आप इसका ये भी तो देखिए कि इट्स अ वेरी वेरी बिग डिवाइड इन आवर ओन कंट्री। मतलब ये एक सोसाइटी में जो ये मैसेज जाएगा, यही तो आईएसआई चाहता है। एक कहावत है, इंटेलिजेंस और मिलिटेंट्स के बीच में जो 24 घंटे का युद्ध लड़ा जाता है ना, जो हमको दिखाई नहीं देता, उसमें यह कहा जाता है इंटेलिजेंस एजेंसीज को 100 में से 100 बार सफल होना पड़ता है, और मिलिटेंट्स को 100 में से अगर एक बार ही सफल हो जाएगा तो ये होता है। हमने
इंडिया में आपने देखा होगा 2014 से पहले कहां कहां हमला नहीं हुआ था। कश्मीर छोड़ दीजिए, हिंटरलैंड में पूरा भारत, चेन्नई से कोयम्बटूर से लेकर दिल्ली तक कितने हुए, मेरे ख्याल से 3000 लोग मरे। उसके बाद हुआ क्या? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कई सारे मॉड्यूल्स को ध्वस्त कर दिया। वो आप और मेरे को पता नहीं चलेगा, वो नीचे लेवल पर होता है। लेकिन एक बार जब बड़ी घटना होती है तो हम इंटेलिजेंस एजेंसीज को ब्लेम करते हैं, जो ठीक है, लेकिन उनका काम कितना मुश्किल है, उन्होंने कितना हासिल किया है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। कितना मुश्किल है, और कश्मीर में काम करना कितना मुश्किल है। लेकिन अब मुश्किल आसान बनने लगी थी। मुश्किल कैसे आसान बन रही थी कि इस घटना के बाद जिस तरीके से कश्मीरी इस घटना के विरोध में आए, वो भी पाकिस्तान देख रहा होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, जैसा कर्नल टिक्कू ने कहा कि यहां के गद्दारों से कैसे निपटोगे, वो सवाल भी बड़ी बात है। क्योंकि यहां अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सवाल उठा रहे हैं, सेना पर सवाल उठा देते हैं, इस पूरे घटना पर सवाल उठा देते हैं, सवाल खड़े कर देते हैं, सरकार पर सवाल खड़े कर देते हैं। सवाल उठाने का काम बहुत जरूरी है, लेकिन यह भी समझिए कि कहीं आप टूल किट तो नहीं बन रहे हैं दुश्मन देश का। नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन एक लोक गायिका है जो लगातार इस तरीके के सवाल खड़े कर रही है, और पाकिस्तान उन्हीं वीडियो का इस्तेमाल कर रहा है। आप स्वामी जी, आपसे सवाल कर रहा हूं कि कश्मीर में आपने देखा कि कुछ तस्वीरें ऐसी आई जहां पर लोग विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये बहुत गड़बड़ हुआ, ये पहली बार हुआ है। और जो कर्नल टिक्कू कह रहे थे, वो कह रहे थे कि कश्मीर में काम करना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जिस तरीके से पर्यटक वहाँ जा रहे थे, वहाँ की इकॉनमी में ग्रोथ हो रहा था, वहाँ के लोग खुशहाल हो रहे थे, आतंकी घटनाएं बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। अब आतंकियों ने क्या इसी को ध्यान में रखते हुए किया कि नहीं, अब फिर से अमन चैन आ गया तो हमको कौन पूछेगा? बिल्कुल, अगर अमन चैन आ जाएगा, इकोनॉमी ग्रो कर जाएगी कश्मीर की, तो फिर आतंकवादियों को पूछेगा कौन? और अभी ऐसा वक्त है जबकि दो सुपर पावर्स हैं विश्व में, चाइना और अमेरिका, जो दोनों बेशक भारत के साथ ना हो लेकिन न्यूट्रलिटी अपनाएंगे। और उसका एक कारण है। कारण ये है कि भारत की आबादी अभी विश्व में सबसे ज्यादा है। इसका ये मतलब है कि हम सबसे बड़ा मार्केट है, और अपने मार्केट से, अपने कस्टमर से, अपने ग्राहक से कभी कोई झगड़ा नहीं करता। तो चाइना और अमेरिका बेशक हमारे साथ नहीं हो दिल से, लेकिन न्यूट्रलिटी अपनाएंगे। इसलिए ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हमको उस पर चढ़ाई करनी चाहिए, और दोनों पंजाब मिला के महापंजाब इसका नाम रखा जाए। क्या बात है। देखिए, ये भी राय हो सकती है, और देश के लोगों का तो मिजाज यही है। लेकिन सरकार भी सोच रही है। अगर बिहार में एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि भाई हम छोड़ेंगे नहीं, किसी भी छोर पर रहो, तो इसका मतलब होता है क्योंकि भरोसा इस देश ने किया है। और पिछली बार जब प्रधानमंत्री ने कहा था तो किसी को भी यकीन नहीं था कि कोई एक्शन हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ ये हो गया था, एकदम बिल्कुल स्पष्ट था कि सरकारें दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं दिखाती रही, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए जनता का भरोसा नहीं था। याद है हमें, बांग्लादेश, एक छोटे से देश के लोगों ने भी हमारे सैनिकों का सर काट लिया था, तब भी हम कुछ नहीं कर पाए थे। इसी देश ने देखा है। लेकिन जब एनएन दुबे साहब यहां बैठे हैं तो हमने ये भी देखा है कि गाजी बाबा, उसी पार्लियामेंट पर अटैक का जो मास्टरमाइंड था, उसको इन्होंने ही ढेर कर दिया था, उसकी माद में घुस करके। तो देश में शौर्य की कोई कमी नहीं है। देश में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो है दृढ़ इच्छा शक्ति की। आखिरी दौर में कार्यक्रम है, लेकिन इन सवालों के बीच भारत का युवा क्या सोचता है, और भी लोग, मैम आप पढ़ाती है बच्चों को, आपके लिए बड़ी चुनौती होगी कि धर्म को देख के तो आप पढ़ाएंगे नहीं। आपके यहाँ तो हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई सारे बच्चे आएंगे, आपको उन्हीं के हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जब इस तरीके की घटना हो जाती है तो मन में कोई शंका पैदा हो जाती है क्या? जैसे आज का युवा है, तो अगर हम ऐसी घटनाओं के लिए पहले से उस युवा को तैयार करें, जैसे कि वहाँ पे 2000 लोग थे और ये 5 लोग, जाने उसमें भी जानी थी, लेकिन क्या 2000 लोग मिल करके उन 5 लोगों को दबाव नहीं कर सकते, उनको नहीं ढेर कर सकते थे? खड़े होने की जरूरत है, ये कह रही हैं। लेकिन देखिए, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बात सच है कि हमको खड़ा होना पड़ेगा, हमको लड़ना पड़ेगा। और जब एनएन दुबे साहब कहते हैं कि इजराइल की बात है, तो वहां तो हर नागरिक सैनिक है, वहां हर नागरिक को सैनिक की ट्रेनिंग दी जाती है। और यही वजह है कि जो स्पेस उन्होंने बनाया है, जो जगह अपना जो साख कमाई है, वो इसी आधार पर कि अगर आप इजराइल पर हमला करोगे
तो आप दुनिया के किसी भी देश में रहोगे, दुनिया के किसी भी कोने में छिपे रहोगे, आपकी जान हमेशा जाने की संभावना रहेगी। और इजराइल ने ऐसा कर दिखाया है। तो वो दृढ़ इच्छा शक्ति है। और हर नागरिक जब सुरक्षा कर्मी हो, हर नागरिक जब बंदूक उठाने को तैयार हो अपने देश के लिए, उस देश का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये तो है। आप ये बताइए, आप ये पूरी घटनाक्रम सुने। अभी मैम ने कहा कि लोगों को आगे आना चाहिए, लेकिन AK-47 लेके कोई खड़ा हो जाए तो मुश्किल तो है ना, सामने कैसे आएगा कोई? मुश्किल तो बहुत है, लेकिन अब हिम्मत तो जुटानी पड़ेगी। आपस में खड़े नहीं होगे तो मतलब ऐसे तो बटेंगे ही, फिर तो मरेंगे। अगर आपस में यूनिटी करके, हिम्मत करके हम कुछ करते हैं तो देयर इज अ चांस कि हम उन्हें, चाहे उनके पास जितने मर्जी वेपन्स हो, हम उन्हें दबा दे नीचे। और देखिए बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, ताली बजाना चाहिए इस बच्चे के लिए। आप क्या कहेंगे? मैं सेम बात कहूँगा कि वो 5 थे और हम इतने सारे थे, हम फिर भी उनको नहीं कुछ कर पाए। आगे चल के अगर कुछ दोबारा ऐसा होता है तो भारत का सारा युवा यही चाहता है कि बदला ले और सारा युवा एक साथ खड़े होके पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। देखिए पाकिस्तान पर हमले की बात हो रही है, यहाँ पर हर किसी की राय ऐसी है, लेकिन एक बात बहुत क्लियर करना चाहता हूँ भाई, उस देश से आपको लड़ने के लिए अलग से कुछ इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी। इच्छा शक्ति क्यों दिखानी पड़ेगी? वो मुल्क किसी भी सीधी बात को समझता ही नहीं। उस मुल्क का रक्षा मंत्री, उस मुल्क का सेनाध्यक्ष, उस मुल्क के तमाम लोग, उस मुल्क का आम नागरिक भी युद्ध के उन्माद की घोषणा कर रहा है। और अभी भी जब हम इस शो कर रहे हैं तब भी बॉर्डर पर बंदूकें गरज रही हैं, वहां से लगातार वो गोलीबारी कर रहा है। तो लड़ेंगे कैसे, जीतेंगे कैसे, और इनको सबक सिखाएंगे कैसे, और मिट्टी में कैसे मिलाएंगे? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और सरकार, ये पता है कि इस सरकार ने अपना आभा, अपना वजन कमाया है। इस देश के लोग अब भी, मैं तमाम जगह शो कर रहा हूं, पूछ रहा हूं कि सरकार पर यकीन है कि नहीं है। तो पहली बार तो मैं बता दूं आपको कि विपक्ष को भी है, इसी सरकार पर यकीन है। और विपक्ष ने साफ तौर पर कह दिया है कि बदला चाहिए, बदला लीजिए। हमारे लोगों पर जो निहत्थे वार हुए हैं उसका बदला चाहिए। और विपक्ष के लिए भी ताली बजना चाहिए यहां पर, क्योंकि उन्होंने एक दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार कह रही है मिट्टी में मिला देंगे, और देश कह रहा है मिट्टी में मिला देंगे, और यूथ कह रहा है, युवा कह रहा है मिट्टी में मिला देंगे, आतंकवाद को खत्म कर देंगे। और इसी दृढ़ इच्छा के साथ तमाम सारे जो पैनलिस्ट हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये सारे बच्चे, इन सबका, आप सबका बहुत स्वागत है। और देश इंतजार कर रहा है कि आतंक की खेती करने वाले कब, कैसे, कब मिट्टी में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।